भारत के इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक परंपराओं को हम भौगोलिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं। भौगोलिक स्थिति में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम प्राचीन समय में जाते हैं। प्राचीन समय में भारत आर्यों के आगमन के साथ जो है दो भागों में विभाजित दिखता है, एक आर्य कम्युनिटी और दूसरी अनार्य कम्युनिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत का नाम प्रारंभ में भारतवर्ष पड़ा है। ऋग्वेद, पौराणिक ग्रंथ या अन्य समकालीन ग्रंथों में इसके नाम के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मत दिए गए हैं। इन मतों में कुछ लोग मानते हैं कि भरत कबीले के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा है। कुछ लोग इसे भारत वर्ष कहते हैं और अपने अपने नाम के संदर्भ में वो कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसी संदर्भ में हम लेते हैं कि भारत को एक समय ऐसा रहा प्राचीन काल में कि इसे जम्बूद्वीप भी कहा गया है। जम्बूद्वीपों के लिए जो तर्क दिया गया है कि जम्बू का मतलब होता है जामुन। जामुन अर्थात इस प्रकार के वृक्षों वाला देश। जामुन और इस प्रकार के वृक्षों वाले देश के संदर्भ में हम लेते कि जो विदेशी शक्तियां या विदेशी लोग भारत के संपर्क में आए, व्यापारिक एक्टिविटीज के संदर्भ में, गतिविधियों के संदर्भ में, तो यहाँ देखने को मिलता है कि उन व्यापारिक गतिविधियों में उन विदेशी व्यापारियों ने भारत के संदर्भ में जो भौगोलिक स्थितियां देखी हैं, वो भौगोलिक स्थितियां उनके अपने यहाँ से विपरीत या अलग रही हैं। खासतौर से हमारा ट्रेड जो है वो ट्रेड अरब देशों और यूरोप देशों से होता रहा है। अरब देश इसका माध्यम रहे हैं या मध्य एशिया इसका माध्यम रहा है और इसके बाद ये यूरोप के साथ हमारा ट्रेड होने लगा था प्राचीन काल में 16 महाजनपद के ड्यूरेशन के आसपास। तो यहाँ पे एक अगला चरण आता है कि भारत के संदर्भ में इसे और क्या नाम दिया गया। तो पर्शियन लोग जो है ना, जैसा कि कहा गया है कि पर्शियन लोग इसे जो सिंधु नदी है तो वो सा को हा बोलते हैं, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते हैं और सिंधु के उस तरफ के क्षेत्र को सिंधुस्तान बोलते हैं। तो अर्थात उन्होंने हिंदुस्तान बोला है। क्यों? क्योंकि वो सा को हा उच्चारण करते हैं और धा का दा से उच्चारण करते हैं, तो वो हिंदुस्तान हो गया है। यहाँ पे अगर हम फिर से वापस जाते हैं कि अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए कि भौगोलिक स्थिति, तो भारत की भौगोलिक स्थिति हिमालय पर्वत से लेके और दक्षिण में जो है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर जो वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, यानी कि हम इंडियन ओशियन को कोड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है जिसे हमने भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो भौगोलिक स्थिति है वो विभिन्न प्रकार की है। एक तरफ तो एक बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है हिमालय, दूसरी तरफ भारत में एक बहुत बड़ा मैदान है हिमालय और विंध्यन के बीच में, यानी बुंदेलखंड के पठार के बीच में। और ये जो मैदान है गैंगेटिक प्लेन्स, ये पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता हुआ पूरब में ये बिहार और उसके आगे बंगाल तक चला जाता है। ये दुनिया के सबसे अच्छे यानी सबसे बढ़िया फर्टिलाइज बेल्ट में गिना जाता है। इसके अगर और साउदर्न पार्ट में हम जाते हैं तो हमें कई पठार मिलते हैं, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, डेक्कन प्लेट्यू और भी तमाम प्रकार की उबड़ खाबड़ जो जमीन भौगोलिक स्थिति है वो हमें दिखाई देती है। इन भौगोलिक स्थितियों आकृतियों के आधार पर ही हम बंटवारा करते हैं इंसानों का, उनकी प्रजातियों का और उनके कल्चर का, उनकी बोलियों का, उनकी संस्कृति का, तमाम प्रकार के बंटवारे इसी टाइप से किए जाते हैं।
और ये एक प्राकृतिक ट्रुथ भी है। प्राकृतिक ट्रुथ इसलिए है क्योंकि जिस जिस क्षेत्र को में ये लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उनके मकान अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, खान पान उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, कृषि की उपज भौगोलिक स्थिति के आधार पर दिखाई देती है। यहाँ तक कि उनकी जेनेटिक थ्योरम भी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही दिखाई देती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जब भारत में विदेशी व्यापार आया, मतलब यूरोप से अगर या यूनान से लोग आए, तो उन्होंने जो है इसे सिंधु को इंडस कहा है और इसे जो है ना इंडिया कहा है। इंडस से ही वो इंडिया बना है, क्लियर है ना। तो एक नाम से ये कोड किया जाता है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमें ये देखने को मिलता है कि हिमालय पर रहने वाले लोग, हिमालय की जो ऊंची पहाड़ियां हैं या ऊंची पहाड़ियों के तलहटी या तराई में रहने वाले लोग जो है वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं और उनके नैन नक्श और उनके शारीरिक बनावट जो है वो मंगोलाइड से मिलती जुलती है। हिमालय की घाटियों में रहने वाले लोग, जैसे कश्मीर वैली है या अन्य प्रकार की घाटियां हैं, इस प्रकार से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट डिफरेंट होती है। वो 6 फीट लंबे होते हैं, सुडौल नाक होती है, लंबा चेहरा होता है, गोरा बदन होता है, लंबी हड्डी होती है। तो इस प्रकार से उनकी आकृति जो है ना डिफरेंट हो जाती है, और जबकि पर्वत श्रेणी एक ही है। ये एक प्राकृतिक सत्यता है। अच्छा, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो तलहटी में रहने वाले लोग हैं, हिमालय की घाटियों में रहने वाले लोग हैं, उनका खान पान बिल्कुल डिफरेंट है। और जो लोग हिमालय पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, लद्दाख के पठार में रहने वाले लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोग हैं, या हिमाचल उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो मंगोलाइड उस प्रजाति से मिलते जुलते हैं। भले ही उनकी भाषा अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक बनावट पे और कुछ ना कुछ आसपास के क्षेत्र और मंडारिन को उसमें प्रभाव दिखाई देता है। उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनके मवेशी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। अब इसके बाद प्लेन्स में आ जाते हैं। मैदानी क्षेत्र, भारत में बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो लंबे कद के होते हैं। उनके नाक, नैन नक्श सुंदर होते हैं और फर्टिलिटी भी इस क्षेत्र में ज्यादा है, तो ऐसे लोग संपन्न लोग होते हैं। और संपन्नता जो है व्यक्ति की मानसिक शांति के लिए किसी न किसी रूप में उत्तरदायी होती है। ये लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, हुकार प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, और ये इन्हें अपेक्षाकृत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए जो है कम ताकत लगाना पड़ती है, या आसानी से ये अपनी लाइफ को जी सकते हैं। आर्थिक रूप से ये मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा जो संपन्न लोग होते हैं वो थोड़े गंभीर होते हैं, झुकने वाले लोग होते हैं, और जो लोग संपन्न नहीं होते हैं या जो लोग जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके कंपैरिजन में जो उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन या जीविका चलाने के लिए, तो वो लोग थोड़े तीव्र स्वभाव के हो जाते हैं। इसके बाद आप बुंदेलखंड क्षेत्र में आइए, एक पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे भूमि की फर्टिलिटी कम है, यहाँ पे भूमि प्लेन्स नहीं है, उच्चावच है, तो मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनकी कद काठी में भी अंतर दिखाई देता है, इनके कल्चर में भी अंतर दिखाई देता है, इनकी भाषा में भी अंतर दिखाई देता है। दक्षिण की तरफ जाते हैं तो फिर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को डिवाइड करने के लिए जो है ना विंध्यन पर्वत श्रेणी को डिकोड किया जाता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी के उत्तर के क्षेत्र में रहने वाले लोग भारोपीय परिवार से माने जाते हैं, यानी भारतीय और यूरोपीय फैमिली से माने जाते हैं, जबकि विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में रहने वाले लोग जो है द्रविड़ फैमिली से माने जाते हैं। द्रविड़ फैमिली के लोगों के भाषा, कल्चर, भौगोलिक स्थिति, ये सब डिफरेंट होती है।
यहाँ पे इनके देखते हैं कि जैसे तमिल क्षेत्र है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और केरल है, आंध्र प्रदेश है। इन इन प्रदेशों में हम जब देखते हैं तो इनकी भाषाओं में कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। भले ही ये अंतर दिखाए, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में ये यूनिटी में है। जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए कि भारत विविधता वाला क्षेत्र है, भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, सभी प्रकार की विविधता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक मजबूत राजनैतिक एकता दिखाई देती है राष्ट्र की अखंडता के प्रति है। अगर हम दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के कंपैरिजन में देखते हैं तो ये क्षेत्रीय लेवल पे भी बटा हुआ है, क्षेत्रीय लेवल पे बटा हुआ है जिसको हम देखते हैं। अगर पूर्वी राज्यों में देखते हैं तो हमें ऑस्ट्रेलियाई जो बेल्ट है उसका प्रभाव दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो मंडारिन यानी मंगोलाइड और मंडारिन का प्रभाव दिखाई देता है। और यदि पश्चिमी भारत में हम देखते हैं तो पश्चिमी भारत में एक अलग प्रकार का डिफरेंट टाइप का जो है ना वो लोकलिटी देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में हम भारत की भौगोलिक स्थिति को सांस्कृतिक समन्वय, सांस्कृतिक भेद और खान पान, रहन सहन, मकानों की बनावट आदि को देखते हैं। आपने देखा होगा प्राकृतिक रूप से जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार से भवनों का निर्माण किया जाता है। पहाड़ों पे आप देखते हैं तो लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, बर्फबारी होती है या वर्षा की तीव्रता होती है। ऐसी स्थितियों में उनके मकान जो है ना वो एक ऐसे स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं जिससे कि बर्फ या पानी तेजी से जो है ना छतों से या अपर पार्ट से फ्लो हो जाए। जबकि अगर पठारी क्षेत्र में हम देखते हैं, पठारी क्षेत्र में जो है मकान फ्लैट बनते हैं, उनकी छतें जो है फ्लैट होती है। जहां पे पत्थरों की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे मकान पत्थरों के बनते हैं, जहां मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे पत्थरों की मात्रा कम होती है तो वहां मकान जो है ना मिट्टी के बनते हैं। ऐसा देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि पत्थर लोकल रूप से वहां पे आसानी से प्राप्त नहीं होता है तो मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं और मिट्टी के मकानों से वाटर सीवेज की व्यवस्था की जाती है मकानों से और बाकी जो गलियों से है या अन्य क्षेत्रों से है। इस प्रकार से अगर हम भारत की अलग अलग क्षेत्रों को अगर कोड करते हैं, चाहे दक्षिण भारत में करें, चाहे उत्तर भारत में करें, पूर्वी भारत में करें, पश्चिमी भारत में करें, तो फिर हमें भारत की मजबूत पकड़ कॉन्सेप्चुअल जो है ना दिखाई देती है।